Hello and welcome to Blade Learner. So today in this lesson we are going to learn about the external reasons which are responsible for the decline of Mughal Empire. So far in the previous lecture we have learned about the internal reasons responsible for Mughal decline and इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से external reasons थे जिनकी वजह से मुगल empire का declination होता है. So without any further delay let's start the lecture. सो बिफोर गोइंग टू द एक्सटर्नल रीजंस कुछ छोटे मोटे इंटरनल काउजेज बच गए थे पिछले लेसन में. अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेसन कुछ अदर इंटरनल रीजंस भी हैं, तो पहले उनको देख लेते हैं. तो उसमें से पहला क्या था, शिफ्टिंग लॉयल्टी ऑफ ज़मींदार्स. हमने पिछले लेसन में दो टर्म के बारे में जाना था, मनसबदार्स एंड जागीरदार्स. तो अब ज़मींदार्स कौन हुए और ज़मींदार्स का मतलब क्या हुआ. तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो ज़मींदार का स्वरूप आज के समय में हम देखते हैं वो उस समय नहीं था. एक्चुअली ये जो हेरिडिटरी सिस्टम ऑफ ज़मींदारी है या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये इंट्रोड्यूस करी गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा. तो उससे पहले ज़मींदार ना तो हेरिडिटरी ऑनर होते थे और ना ही परमानेंट ऑनर होते थे किसी ज़मीन की. मान लो किसी ज़मीन की उनको ज़मींदारी दी गई प्रायर टू द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम विच हैड बीन डन बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. तो उससे पहले क्या होता था कि आपको अगर किसी ज़मीन की किसी क्षेत्र की ज़मींदारी दी गई है तो वो आपसे छीन भी ली जाएगी आपका टेन्योर ख़त्म होने के बाद. और ये ना तो हेरिडिटरी होती थी, ये तो बिल्कुल भी नहीं था कि आपके बाद आपका जो हेयर होगा वही इस आपकी जो ज़मीन है उसको ओवरटेक करेगा. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. तो बेसिकली ज़मींदार का काम क्या था मुग़ल एरा में और मोस्टली पूरे के पूरे मिडावल एरा में ही. तो ज़मींदार हेल्प्ड इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग में इनसे मदद ली जाती थी. और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू में जो पीजेंट्री से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे लोकल पीजेंट्री से, वो ज़मींदार के थ्रू एम्पायर के पास जाता था. तो ये काम ज़मींदार का था और उसमें ज़मींदार को कुछ कमीशन भी मिलते थे. और हाँ, एक बात और, ये तो आप पक्का जान लें कि ये परमानेंट सेटलमेंट नहीं था. मतलब कि ऐसा नहीं था कि ये जो ज़मींदारी जितने क्षेत्र की इनको दी गई तो वो हमेशा के लिए दे दी गई है, जैसा कि आप कॉर्नवालिस के टाइम से देखेंगे. उसके बाद हुआ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. उससे पहले ऐसा नहीं था. उससे पहले अगर आपको किसी क्षेत्र की ज़मींदारी दी गई तो आप वहाँ के परमानेंट ओनर नहीं हुए. आपका टेन्योर ख़त्म होने के बाद आपको वहाँ से हटाया भी जा सकता है, या अगर आपकी ड्यूटी में कुछ दोष पाया गया तो भी आपको हटाया जा सकता है. सो बेसिकली मुग़ल एरा में क्या होता था, दो तबका जो था वो एम्पायर के साथ पावर शेयर करता था. एम्पायर के आपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा था, उसमें एम्पायर देन एरिस्टोक्रेसी एंड देन मुग़ल आर्मी होती थी. तो एरिस्टोक्रेसी में बेसिकली दो ग्रुप डोमिनेट करते थे. एक होती थी नोबेल्टी एंड दूसरा होता था ज़मींदार्स का ग्रुप. नोबेल्टी में ये सब लोग आ गए, मनसबदार्स, जागीरदार्स, और उसके बाद आते थे ज़मींदार्स. तो ये दोनों जो थे वो काफ़ी हद तक मुग़ल एम्पायर के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. लेकिन ये सब ग्रेट मुगल्स तक तो बहुत बढ़िया चला. तब तक तो सारे नोबेल्टी और सारे ज़मींदार्स के ग्रुप वो सब एकदम लोयल रहते थे एम्पायर के, एकदम पूरी एलिजेंस के साथ रहते थे. बट जहाँ लेटर मुगल्स का एरा शुरू होता है तो इन सबको पता चल जाता है कि अब जो एम्पायर है वो क्रम्बल करना शुरू हो गया, क्योंकि वो वीक पर्सनालिटी थी, पर्सनल उसमें एम्बिशंस की कमी थी और प्लेजर की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे लेटर मुगल्स. तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए जब नोबेल्टी ग्रुप ने यानी कि मनसबदारों ने जब टेक ओवर करना शुरू किया सत्ता को, आप देखेंगे कि पिछले लेसन्स में आपने देखा था कि किंग मेकर से ग्रुप उभर के आते हैं और वो फिर सत्ता चलाते हैं. सैयद ब्रदर्स को आपने देखा, जुल्फ़िकार खान को देखा, इमादुल मुल्क को देखा, निज़ामुल मुल्क को देखा. तो ये सब लोग नोबेल्टी में से थे, मनसबदार्स थे, कहीं के कोई कहीं का गवर्नर रहा था. तो वो जब एम्पायर के ऊपर आ जाते हैं, डी फैक्टो रूलर बन जाते हैं. हालांकि सुप्रीम अथॉरिटी तो एम्पायर ही है, लेकिन डी फैक्टो पावर जितनी भी है वो सारी की सारी एरिस्टोक्रेसी के हाथ में आ गई. तो ज़मींदार्स ने भी इसका फ़ायदा लेना शुरू कर दिया कि बट आफ्टर औरंगज़ेब ज़मींदार स्टार्टेड हेल्पिंग नोबेल्टी. उन्होंने देखा कि अब नोबेल्टी चूँकि एम्पायर के बिहाफ पे रूल कर रही है, एम्पायर के पास तो कोई अपनी पावर रही नहीं, तो नोबेल्टी के साथ जाना ही सही है इन ऑर्डर टू फुलफिल दियर पर्सनल एम्बिशन. अगर हमको अपने पर्सनल एम्बिशन को फुलफिल करना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फुलफिल करना है, तो नोबेल्टी के साथ ही जाना ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू द एम्पायर. सो उन्होंने इस वीकनेस का, एम्पायर की इस वीकनेस का दबा के फ़ायदा उठाया और नोबेल्टी के साथ दबा के तख्ता पलट भी किया. किंग मेकर्स को भरपूर सपोर्ट किया ज़मींदारों ने. और दूसरा मोटिव क्या होता था, पहला होता था कि पर्सनल एम्बिशन फुलफिल होगा. दूसरा होता था कि हम चूँकि अब एम्पायर कमज़ोर पड़ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए ऑटोनमस स्टेट्स भी कार्व कर सकते हैं, यानी कि अपने लिए ऑटोनमस स्टेट भी बना सकते हैं, जो कि बहुत सारे ज़मींदारों ने आगे चल के बनाए भी. उसके बाद था मिलिट्री वीकनेस. ये तो ऑब्वियस है, जो आपने पीछे देखा भी है कि बैटल ऑफ करनाल हारते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हारते हैं. एक्चुअली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो मराठास हारे थे, लेकिन उनके साथ इमादुल मुल्क की आर्मी भी थी जो मुग़लों की आर्मी थी. तो आप कह सकते हैं कि इंक्लूसिव ऑफ मुग़ल आर्मी वो लोग भी हारे थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में. और बाकी बात तो अब्दाली कितनी बार इन्वेजन करता है,
सो इस सब को आप देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मुग़ल मिलिट्री जो थी वो लेटर मुगल्स के एरा के शुरू होते ही कमज़ोर पड़नी शुरू हो गई। आप वेरियस रीजंस का हवाला दे सकते हैं, आप इन्वेजन्स का हवाला दे सकते हैं कि अलग अलग तरफ से इन्वेजन हुए। मराठाओं ने किए, नॉर्थ वेस्ट साइड से हुए, पर्शियन इन्वेजन, दुर्रानी इन्वेजन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं रीज़न अभी आपको बताने वाला हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था मिलिट्री के वीक होने का, कि जो मुग़ल मिलिट्री थी वो फ्यूडल स्टाइल में ऑर्गेनाइज थी। और मुग़ल मिलिट्री ही नहीं, उस टाइम की जितनी भी मिडाइवल मिलिट्री थी, मध्यकालीन युग की लगभग सारी साम्राज्यों की सेना एक फ्यूडल स्टाइल में ऑर्गेनाइज़ की जाती थी। वो क्या होता था कि अम्पेरर के पास कुछ आर्मी होती थी, ठीक है, और बाकी जो आर्मी थी उसके लिए वो मनसबदार्स पे डिपेंडेंट थे। मनसबदार्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो होते थे, मनसबदार्स मीन्स जो मुग़ल कोर्ट में या रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन में, रॉयल कोर्ट में रैंक होल्ड करते थे, और उनको जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप अपने अंदर कुछ लीजन रखें, सेना की टुकड़ी रखें या सोल्जर्स मेंटेन रखें, सवार्स मेंटेन रखें, ताकि जब अम्पायर को ज़रूरत हो तब काम आए। और ये भी था कि चूँकि मुग़ल अम्पायर जो थी, मुग़ल अम्पायर जो था वो पूरा का पूरा पुलिस स्टेट था, तो फोर्स के दम पे कंट्रोल किया जाता था। तो मनसबदार्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और कभी कभी अगर लड़ाई की सिचुएशन आ गई, बैटल की सिचुएशन आ गई, तो उन सब मनसबदार्स की आर्मी को इकट्ठे करके फिर लड़ाई पे जाया जाता था। तो ये सब तो ग्रेट मुगल्स तक सही चला, क्योंकि मनसबदार्स के अंडर जो आर्मी होगी, या आप देखेंगे कि मनसबदार्स ही नहीं, ज़मींदार्स भी सवार्स मेंटेन करते थे। ज़मींदार्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप भी सोल्जर्स मेंटेन करें, क्योंकि वो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे, तो उनके लिए भी ज़रूरी होता था सवार्स को मेंटेन करना। तो आप देखेंगे कि ये जो इनके अंडर जो आर्मी रहेगी, ज़मींदार्स के अंडर या मनसबदार्स के अंदर, उनके अंदर जो आर्मी रहेगी, ऑब्वियसली उनको वो पे कर रहा है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि आप ये आर्मी मेंटेन करो। और उसको पे कैसे करें, जो आपको जागीर से पैसा आएगा उसी में से आप एक पार्ट निकाल के अपने सवार्स को पे करें। तो ऑब्वियसली वो उसको पे कर रहे हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है अपनी आर्मी में। तो ऑब्वियसली वो जो आर्मी होगी अपने लीडर की ज़्यादा सुनेगी, यानी कि मनसबदार्स की ज़्यादा सुनेगी, या अगर ज़मींदार के अंदर आर्मी है तो ज़मींदारों की ज़्यादा सुनेगी एज़ कम्पेयर टू द अम्पेरर। तो ये सब तब तक सही चलेगा जब तक मनसबदार्स और ज़मींदार्स, यानी कि जितने भी नोबेल्टी के अंदर जो भी आर्मी है, वो सब नोबेल्टी अगर अम्पेरर के लिए लॉयल है, तब तक तो उनकी अंदर जो आर्मी है वो अम्पेरर के लिए काम करेगी। लेकिन जहाँ ये सब लॉयल्टी शिफ्ट करने लगे, जहाँ ये सब अम्पेरर के प्रति लेस लॉयल होने लगे, तो ये जो इनकी आर्मी थी वो भी अब अम्पेरर के लिए काम करने से मना करने लगी, वो भी अब अम्पायर को सर्व करने से मना करने लगी। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखेंगे बैटल ऑफ करनाल में, कोई भी सपोर्ट के लिए नहीं आता, बहुत सारे मनसबदार सीधे सीधे मना कर देते हैं। तो उनके अंडर आर्मी जो थी वो भी नहीं जा पाई सर्विस के लिए, मुगल सर्विस के लिए। बहुत मिन्नतें करके निज़ामुल मुल्क को बुलाया जाता है, तो वो आते हैं, और फिर बाद में तो सादत खान, बुरहानुल मुल्क, वो तो ट्रेचरी कर ही देते हैं, तो बैटल हारना पड़ता है और बहुत ही भारी मात्रा में लूट होती है। तो ये एक बहुत बड़ी वीकनेस थी। सो सोल्जर्स और ग्रेटर लॉयल्टी टू मनसबदार्स, और जो भी उनके लीडर होते थे, चाहे मनसबदार या जमींदार, देन द अम्पेरर के मुकाबले में, ये THEN होगा, तो अम्पेरर के मुकाबले में वो अपने लीडर, यानी कि जो मनसबदार्स के अंदर आर्मी थी वो मनसबदारों की ज़्यादा सुनेगी, या जो ज़मींदार के अंदर आर्मी थी वो ज़मींदारों की ज़्यादा सुनेगी एज़ कम्पेयर टू अम्पेरर। और ये बढ़िया स्मूथ जो रिलेशनशिप है जब तक रहेगा मनसबदार नोबेल्टी और अम्पेरर के बीच, तब तक जो उनके अंदर आर्मी है वो एकदम अम्पेरर के लिए, अम्पायर के लिए एकदम डेडिकेटेड होकर काम करेगी। लेकिन जहाँ ये रिलेशनशिप रफ होनी शुरू हुई, ख़त्म होनी शुरू हुई या कमज़ोर होनी शुरू हुई, तो ये सब जो है अब डिफरे करना शुरू कर देंगे, ये सब अब डिफाई करना शुरू कर देंगे। सो देन आफ्टर द डीजनरेशन ऑफ नोबेल्टी, और इतना ही नहीं, जब ये लेटर मुगल्स के टाइम में नोबेल्टी ने देखा कि ये जो हमारे एम्पायर लोग हैं वो लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, पर्सनल एम्बिशन को फुलफिल कर रहे हैं, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द सेक ऑफ एम्पायर वो फुलफिल नहीं कर रहा, तो वाई शुड वी, हम क्यों करें। तो वो लोग भी, जब नोबेल्टी भी, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, जिस क्षेत्र की आपको जागीर दी गई है, जिस क्षेत्र की आपको ज़मींदारी दी गई है, और आपको सोल्जर्स मेंटेन करने हैं, सवार मेंटेन करने हैं, लीजन मेंटेन करने हैं, तो वो लोग भी अब अम्पेरर की तरह लैविश लाइफस्टाइल मेंटेन करना शुरू कर दिया उन्होंने, और एक्स्ट्रावेगेंसी की तरफ चले गए, फिजूल के खर्चे की तरफ ज़्यादा चले गए। तो वो लोग भी अब सवार्स कमी मेंटेन करते थे, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही सेल्डम देखते थे, कभी कभी देखते थे। सो आफ्टर द डी जनरेशन ऑफ नोबेल्टी इट लैक्ड एबल कमांडर्स। और जब डी जनरेशन ऑफ नोबेल्टी होता है, यानी कि जब ये मनसबदारी सिस्टम हेरिडेटरी हो जाती है, ग्रेट मुगल्स के टाइम तक, औरंगजेब के टाइम तक ये जो मनसबदारी सिस्टम थी, यानी कि मुगल ऑफिस में वही सब ऑफिशियल्स अपॉइंट करे जाते थे जो कैलिबर वाले लोग थे, जिनमें पोटेंशियल होता था। लेकिन उसके बाद लेटर मुगल्स के टाइम में क्या हुआ, जब सबको पता लग गया कि अब हमारे एम्पायर जो हैं वीक पर्सनैलिटी के लोग हैं, तो हम अपने बेटे को ही अपनी जगह बिठा लेंगे, या उसके बाद वो अपने बेटे को अपनी जगह बिठा लेगा। तो ये हेरिडेटरी जब हो गई, ये ऑफिशियल वाली सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, तो इससे क्या हुआ, बहुत ही लेस कैलिबर वाले लोग भी आने लगे, और इससे क्या हुआ कि बाहरी जो पोटेंशियल लोग थे उनके लिए रास्ता ब्लॉक हो गया ऑफिशियल कोर्ट में आने का, ऑफिशियल बनने का, मुगल कोर्ट में रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का।
तो इससे बहुत भारी नुकसान हुआ। एबल कमांडर्स नहीं मिल पाए, उसके चलते इफेक्टिव सुपरविजन नहीं हो पाया मिलिट्री का, और जो मिलिट्री रिफॉर्म्स करे जा सकते थे, फाइनेंशियल रिफॉर्म हो सकते थे, या मैन पावर एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती थी, वो सब नहीं हो पाई क्योंकि कैलिबर वाले लोग आए ही नहीं। ठीक है, और हेरिडिटरी हो गया तो ज़रूरी नहीं कि अगर बाप सही अच्छा कमांडर हो तो बेटा भी हो, और ऐसा तो कतई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए ग्रेट मुगल्स के टाइम तक ये सिस्टम हेरिडिटरी नहीं थी, और जो कैलिबर वाले लोग होते थे, पोटेंशियल वाले लोग होते थे, वही सब इंडक्ट करे जाते थे, और बाकी ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि अगर बाप भी ऑफिशियल था तो बेटा भी ऑफिशियल होगा, बाप भी मनसब था तो बेटा भी मनसब होगा। देन एम्प्टी ट्रेजर, इसके लिए सबसे पहला रीज़न आप रिस्पॉन्सिबल इसको मान सकते हैं, वो इंथुजियाज़म फॉर, और इंथुजियाज़म नहीं कहे, ओवर इंथुजियाज़म कह सकते हैं आप। सो ओवर इंथुजियाज़म फॉर कंस्ट्रक्शंस लेड टू अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, कि ये तो शुरू से ही रहा, राइट फ्रॉम द डेज ऑफ बाबर के समय से ही आप देख लें, तो उसके बाद शेरशाह, हुमायूं, जिसने भी मुग़ल एम्पायर में रूल किया, वो सब उन सब का एक आर्किटेक्चर को लेके ख़ास लगाव था, ख़ास अफेक्शन था, और ये सही भी था। लेकिन ओवर इंथुजियाज़म फॉर कंस्ट्रक्शन जो कि शुरू हुआ शाहजहाँ के टाइम से, तो उसने बहुत ही भारी मात्रा में ख़जाने को खाली किया। हालांकि उस टाइम के लिए ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर था। अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो आज भले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन बहुत सारे मोनूमेंट्स में से टूरिज़्म जनरेट करके बहुत रेवेन्यू कमाती है, लेकिन उस समय ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। तो उस समय आप कह सकते हैं कि ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर था, मैन पावर का लॉस होता था, इतने लोग जो काम कर रहे होते थे, अगर कहीं और काम कर रहे होते तो ज़्यादा फ़ायदा होता, और इकोनॉमिक लॉस तो था ही था। तो कंस्ट्रक्शन, इंथुजियाज़म फॉर कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर बनाने की या मोनूमेंटल स्ट्रक्चर बनाने की, हालांकि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर थे वो फिनोमिनल हैं। आप देख सकते हैं कितने तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आते हैं। तो इन सब पे चर्चा नहीं करते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि उस समय इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो उस समय ये था कि ये जो पैसा था वो वेलफेयर के काम में लगाया जा सकता था, सोशल कामों में लगाया जा सकता था, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाने में लगाया जा सकता था, पीजेंट्री की हालत सुधारने में लगाया जा सकता था, लेकिन ये सब हुआ नहीं। दूसरा जो रीज़न है वो था डेक्कन वॉर्स। ये बेसिकली इसके लिए आप औरंगज़ेब को रिस्पॉन्सिबल माने कि उसने बहुत ही लंबे समय तक, ऑब्वियसली 2 से 3 दशक तक ये वॉर चली थी, और अलग अलग रीजंस के लिए, और फ्यूटाइल वॉर था, बिना कोई रिजल्ट के, बिना किसी टेंजिबल रिजल्ट के ये वॉर लड़ी गई। तो और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मैन पावर का तो नुकसान हुआ ही हुआ, और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, रिसोर्सेज का बहुत ही भारी मात्रा में ड्रेन हुआ, जिसके लिए लेटर मुगल्स को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। ख़जाना लगभग खाली हो गया था, और ऐसे ही कसर जो थी वो इन्वेजन्स ने पूरी कर दी, नादिर शाह की इन्वेजन, अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन। एंड जो तीसरा रीज़न था वो डल फाइनेंशियल सिस्टम विथ लैविश लाइफ स्टाइल ऑफ एम्पायर एंड नोबेलिटी। फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ही डल था। आप देखेंगे कि जो लैंड रिफॉर्म्स टोटल मिल के टाइम में किए गए थे, वैसे लैंड रिफॉर्म फिर आगे नहीं आए, या कोई भी फाइनेंशियल रिफॉर्म नहीं आया। इकोनॉमिक्स को उतनी तरजीह दी नहीं जाती थी, साइंस को उतनी तरजीह दी नहीं जाती थी। तो इससे क्या होगी, फाइनेंशियल सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, कोई सब्सटेंशियल रिफॉर्म नहीं ला पाए मुगल्स। और उसके साथ ही ये तो रिफॉर्म है ही नहीं, पीजेंट्री की हालत तो ख़राब है ही है, बैंकिंग सिस्टम तो आपका नाम का भी नहीं है। तो और उसके साथ ही आप क्या कर रहे हैं, एडिशनल टू दैट जो प्रॉब्लम एक्सैसरबेट करती थी वो क्या थी कि लैविश लाइफ स्टाइल ऑफ मुगल एम्पायर और नोबेलिटी की जो लैविश लाइफ स्टाइल थी, अपार्ट फ्रॉम, आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम पूरा डल पड़ा हुआ, ख़जाना पूरा खाली है, लेकिन फिर भी एम्पायर और नोबेलिटी अपनी लैविश लाइफ स्टाइल पे दबा के खर्चे कर रहे थे, एक्स्ट्रावेगेंसी की लाइफ जी रहे थे। तो ये सब बहुत ही भारी पड़ा आगे, ये सब बहुत ही एक मेजर रीज़न साबित हुए मुगल एम्पायर के डिक्लाइनेशन के पीछे। नाउ कमिंग टू द एक्सटर्नल काउजेज ऑफ डिक्लाइन, उसमें सबसे पहला आएगा राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। और रीजनल एस्पिरेशंस में स्पेशली हम मराठास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा घाव तो मुगलों को मराठास ने ही दिए थे। और ये रीजनल एस्पिरेशंस कब से पनपने शुरू हुए, तो सिंस द औरंगज़ेब के शासनकाल से ही, बिकॉज ऑफ हिज मिसगाइडेड पॉलिसीज, वेरियस रीजनल पावर्स मराठास, जाट, सिख्स स्टार्टेड डिफाइंग द मुगल अथॉरिटी। उन्होंने मुगल अथॉरिटी की अवहेलना करनी शुरू कर दी। सिंपल रीज़न आप ये दे सकते हैं कि औरंगज़ेब की बहुत सारी जो रिलीजियस पॉलिसी थी, मिसगाइडेड पॉलिसीज़, उन्होंने एंटेगनाइज किया मोस्ट हिंदू रीजनल पावर्स को, स्पेशली जाट, राजपूत, मराठा, सिख्स, और इन्होंने डिफाई करना शुरू कर दिया, रिबेल करना शुरू कर दिया मुगल एम्पायर के खिलाफ, मुगल एम्पायर के खिलाफ। लेकिन हुआ क्या, औरंगज़ेब के समय तक तो आर्मी बहुत ही स्मूथ थी और बहुत ही पावरफुल भी थी, तो इन सब रेबेलियन को दबा दिया गया, क्रश कर दिया गया, मोस्ट ऑफ द रेबेलियंस को, और चाहे ऑपरेशन के थ्रू या चाहे डिप्लोमेसी के थ्रू, किसी के भी थ्रू क्रश कर दिया गया। लेकिन औरंगज़ेब के जाने के बाद जब भी लेटर मुगल्स कमज़ोर पड़ने लगे,
तो एक ताकत इन सब रीजनल पावर्स ने तो अपने लिए इंडिपेंडेंट किंगडम्स की, इंडिपेंडेंट स्टेट्स की विंडिकेशन शुरू कर ही दी, इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड शुरू कर ही दी। इसके साथ ही क्या हुआ कि मराठास जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। उनकी इंपीरियलिज्म की शुरुआत, मराठा इंपीरियलिज्म की शुरुआत औरंगज़ेब के डेथ के बाद से ही मानी जाती है। और आप देखेंगे कि इन सभी रीजनल पावर्स में जो भी अपने लिए इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड कर रहे थे, अपने लिए ऑटोनमस स्टेट की डिमांड कर रहे थे, उस समय सबसे जो माइटिएस्ट थे, सबसे जो ताकतवर थे, सबसे ज़्यादा पावरफुल वो मराठास थे। और इसलिए उनको और इनके कॉन्क्वेस्ट को देखते हुए और इनके पोटेंशियल को देखते हुए, इनकी आर्मी को देखते हुए सब ये मानने लगे थे कि मराठास हैड बीन सीन एज अ रिप्लेसमेंट फॉर मुगल्स, यानी कि मुगल के रिप्लेसमेंट के रूप में सब उनको देखने लगे थे कि इतना ज़्यादा उनका ओहदा हो गया था। आर्मी के पोटेंशियल आप देख ले, या कॉन्क्वेस्ट देख ले, एक्सपेडिशन देख ले, नॉर्थ में देख ले, आप उड़ीसा जाते हैं, अलीवर्दी खान को हराते हैं, देन फिर मुल्तान जाते हैं, अफगानों को हराते हैं। तो मुल्तान से लेके अटक से लेके कटक तक अपना मराठा स्वराज का झंडा फहरा देते हैं। तो इन सब से ये लगने लग गया था कि ये जो मुगल एम्पायर का जो एक अल्टरनेटिव है, यानी कि अब जो मुगल एम्पायर को टेक ओवर करेगा वो मराठास ही होंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में बहुत भारी हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद इनका जो सारा सपना है दिल्ली जीतने का, हिंदवी स्वराज का, वो सब टूट के रह जाता है नाउ। और ये मराठास डोमिनियन की शुरुआत कैसे होती है, तो जब छत्रपति साहू के टाइम में बालाजी विश्वनाथ पेशवाज को डिफैक्टो रूलर के रूप में मनवा लेते हैं। पेशवाओं के पास जो असली पावर है साम्राज्य की, मराठा एम्पायर की, वो आ जाती है। उसके बाद से मराठा इंपीरियलिज्म की शुरुआत आप मान सकते हैं। हालांकि शिवाजी ने बहुत ही भारी मात्रा में टेरिटरी कॉन्कर की थी, लेकिन जो असली डोमिनियन की शुरुआत थी, और आप कह सकते हैं कि दूसरी इनिंग जो थी मराठाओं की, एक इनिंग तो शिवाजी ने खेली, दूसरी इनिंग जो थी वो पेशवाओं ने खेली। और यहाँ से शुरुआत होती है। बालाजी विश्वनाथ के समय से आप देखेंगे कि वो उस बालाजी विश्वनाथ के ही समय से मराठाओं ने मुगल पॉलिटिक्स में इंटरवेन करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि फर्रुखशियार को मारने के लिए जब सैयद वजीर ने कॉन्स्पिरेसी रची, तो उसमें बालाजी विश्वनाथ ने भी हेल्प की थी, उसमें वो भी इन्वॉल्व थे। और फिर उस बालाजी विश्वनाथ के लड़के बाजीराव फर्स्ट या बाजीराव वल्लार, जिनके ऊपर मूवी भी बनी है, उन्होंने तो एक्सपेडिशन किया भी था दिल्ली तक और बहुत ही भारी मात्रा में प्लंडरिंग भी की थी। देन आप देखेंगे कि अलग अलग फिर तो मुगल कोर्ट में तो डायरेक्ट इंटरवेंशन हो गया मराठाओं का, और उन्होंने तो 1752 में ओनली बिकॉज ऑफ दियर मसल स्ट्रेंथ मुगल्स इन 1752 हैड अ ट्रीटी विद देम विच मेड मराठास द ऑफिशियल डिफेंडर ऑफ मुगल एम्पायर। मराठाओं की बढ़ती शक्ति को देख के, उनके इन्फ्लुएंस को देख के, उन्होंने 1752 में एक ट्रीटी की अहमद शाह ने मराठाओं के साथ कि अब भाई तुम लोग मुगल एम्पायर के ऑफिशियल डिफेंडर होगे। कोई भी फॉरेन इन्वेजन होगा, स्पेशली दुर्रानियों का, अहमद शाह अब्दाली बार बार इन्वेट कर रहा था, तो उससे अब तुमको एम्पायर को बचाने का जिम्मा तुम्हारा है, यानी कि अब तुम्हारी आर्मी मुगल एम्पायर को ऑफिशियली डिफेंड करेगी। सो ये उनका ओहदा हो गया था। इतने ज़्यादा वो डोमिनेट करना शुरू कर दिया था उन्होंने, और बाद में तो इतना ज़्यादा हो गया था कि वो पपेट रूलर भी बनाने लगे। आलमगीर को हटा के फिर शाहजहाँ थर्ड को बिठा दिया। देन फिर शाह आलम जब कैद में थे इलाहाबाद में, तो एक मराठा सरदार महादजी शिंदिया वो जाते हैं, फिर उसको निकाल के दिल्ली पे रीथ्रोन करते हैं, फिर से शासक बनाते हैं मुगल एम्पायर का। तो इतना बड़ा कैलिबर हो गया था, इतना ज़्यादा ओहदा हो गया था मराठाओं का। मराठाओं के बाद जो सबसे ज़्यादा घाव मिला, और मराठाओं ने तो बहुत सब कुछ मतलब छीन ही लिया। लगभग आप देखें कि मुगल एम्पायर वो खुद से सेलेक्ट करने लगे थे, और मुगल एम्पायर सेलेक्ट करने की पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व थे। उसके बाद वो मोस्ट ऑफ द एरियाज़ की उनके पास सरदेश मुखी और चौथ आ गई थी। चौथ वाज द 1/4 ऑफ टोटल रेवेन्यू, और सरदेश मुखी वाज द एडिशनल 10%। तो आप देख लिए कि इतनी बड़ी मात्रा, यानी कि 25%, और बाकी जो बचे 75% उसका 10% आप देख लें, तो यानी कि आप टोटल मिला के देख लें 32.5% का आपको रेवेन्यू मिल रहा है पूरे मुगल टेरिटरी का। लास्ट में जब 1752 में संधि हुई तो यही फाइनल किया गया था। तो आप देख लें कि इकोनॉमिक रूप से तो बहुत ज़्यादा गेन हुआ मराठाओं को, और पॉलिटिकल गेन तो हुआ ही हुआ, और इसके साथ ही घाव किसको पड़े, मुगलों को पड़े। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है रीजनल एस्पिरेशन में, जो सबसे ज़्यादा घाव दिए मराठाओं ने। उसके बाद क्या हुआ, पर्शियन और दुर्रानी इन्वेजन ने बाकी का काम कर दिया। सबसे पहला पर्शियन इन्वेजन होता है, और ये शायद बाबर के बाद से 200 सालों तक कोई भी फॉरेन इन्वेजन नहीं हुआ नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। ये उसके बाद पहला था बाबर के इन्वेजन के बाद से, क्योंकि 200 सालों तक किसी की हिम्मत भी नहीं हुई मुगलों की तरफ आँख उठाने की। तो नादिर शाह आता है, जो कि पर्शिया का एम्पायर रहा होता है, सफेविड एम्पायर को अप्रूव करके, जिसने जो एम्पायर बना होता है नादिर शाह। जो पर्शिया थी वो बैंकरप्सी की कगार पे पहुंच गई थी,
जो रॉयल ट्रेजरी थी वो खाली होने के कगार पे पहुंच गई थी। तो नादिर शाह डिसाइड करता है कि अब हम इंडिया को कॉन्कर करेंगे, और इंडिया को कॉन्कर करता है। बैटल ऑफ करनाल लड़ी जाती है मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह रंगीला और पर्शियन एम्पायर नादिर शाह के बीच में। और एक बीच में एक संदर्भ है ट्रेजेडी का, बुरहानुल मुल्क सादत खान ट्रेजेडी करते हैं। सादत खान वही जो अवध के नवाब होते हैं, वो ट्रेजेडी करते हैं, विश्वासघात करते हैं और हार जाती है बैटल ऑफ करनाल मुगल आर्मी। और उसके बाद बहुत भारी मात्रा में मैसेकर होता है और प्लंडरिंग तबाही होती है, वेल्थ प्लंडरिंग, पूरा का पूरा ख़जाना खाली हो जाता है। उसके साथ बहुत ही कीमती चीज़ भी ले जाते हैं, कोहिनूर ले जाते हैं, जिसकी तो उस समय किसी ने एस्टिमेट करने की कोशिश भी नहीं की, कोई लगा ही नहीं सकता था उसका अनुमान कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ऐसा कहा जाता था कि ये पूरे दुनिया को 2.5 दिन तक खाना खिला सकता है, इतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू थी। और इसके साथ मयूर सिंहासन भी ले जाता है। तो टोटल वर्थ जो ले गया उस समय, उसको एस्टिमेट करा गया 700 मिलियन रुपी उस समय का, यानी कि 70 करोड़ रुपी उस समय का। अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे और मनी वैल्यू को, उस समय जो रुपये की वैल्यू थी उसको कंसिडर करेंगे, तो ये अमाउंट इतना ज़्यादा हो सकता है, मोर देन यू कुड एवर इमेजिन। तो इतना भारी मात्रा में प्लंडरिंग होता है नादिर शाह के टाइम में। एंड डिफीट ऑफ मुगल्स इन बैटल ऑफ करनाल लेड टू इंटेंस लूट एंड इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्पायर। बहुत ही इंटेंस लूट होता है, बहुत ही भारी मात्रा में लूट। एंड देन जो नादिर शाह का सक्सेसर है दुर्रानी एम्पायर अहमद शाह अब्दाली, वो अटैक करता है। वो बहुत बार इन्वेड करता है, 7 से 8 बार, और लास्ट में तो 5वीं बार बैटल ऑफ पानीपत भी लड़ी जाती है। और उससे सबसे ज़्यादा घाव मिलता है मुगलों को। खजाना तो बराबर खाली हो ही रहा था, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल रिफॉर्म आप नहीं लाए थे। और उसके साथ साथ आपका क्या हो रहा था, कॉन्क्वेस्ट पे कॉन्क्वेस्ट हो रहे थे। और नादिर शाह ने तो न केवल इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन किया, बैटल ऑफ करनाल हारने के बाद इंडस के वेस्ट का जितना भी इलाका था, सिंधु के वेस्ट का जितना भी इलाका था, उन सबको पर्शियन एम्पायर में मिला लिया। आप देख लिए कंधार का इलाका, काबुल का इलाका, पेशावर का इलाका, खैबर पख्तूनवा का इलाका, इन सबको मिला लिया पर्शियन एम्पायर में। और इससे टेरिटोरियल लॉस तो हुआ ही हुआ, इकोनॉमिकल लॉस तो पहले ही हो चुका था। सो ये सब घाव दिए फॉरेन इन्वेजन ने, स्पेशली ऑफ पर्शियन एंड दुर्रानी इन्वेजन। अब तक बैटल ऑफ करनाल हो गया है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गया। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने ये डिसाइड करा कि इंडिया को कौन रूल नहीं करेगा, यानी कि मुगल जो अथॉरिटी थी कौन टेक ओवर नहीं करेगा, क्योंकि मराठा सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंडर माने जाते थे। और उनकी जब हार हुई तो एक बहुत ही बड़ा एक पावर वैक्यूम आ गया इंडिया में। और इसका सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा लिया वो यूरोपियन पावर्स ने लिया, और स्पेशली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया, ब्रिटिशर्स ने लिया। आफ्टर पर्शियन एंड दुर्रानी इन्वेजन, यूरोपियन पावर्स हैमर द लास्ट नेल इनटू द मुगल कॉफिन। मुगल कॉफिन में जो आखिरी कील थी वो यूरोपियन पावर्स ने मारी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मारी। होता क्या है, 1761 में जब हार जाते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसके बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, पावर वैक्यूम। और इसका सबसे बड़ा, और ये ब्रिटिशर्स बहुत ही फार साइटेड लोग थे, विज़न वाले लोग थे। इनको पता था कि अभी 5, 6, 7 साल तक लगेंगे मराठाओं को उठने में, तब तक हम अपनी पकड़ बना लेते हैं बंगाल बिहार में। और ऐसा ही हुआ। बैटल ऑफ बक्सर होता, बैटल ऑफ प्लासी तो पहले ही जीत गए थे 1757 में, हालांकि वो कोई बैटल थी ही नहीं, पहले से डिसाइडेड था। उसका जो फेट था, उसका जो आउटकम था वो पहले से ही डिसाइडेड था, सिराजुद्दौला को मार देना ट्रेजेडी करके, विश्वासघात करके, जो कि हुआ भी, मीर जाफर ने मारा भी। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर एक प्रॉपर आप कह सकते हैं बैटल था। तो उसमें मुगल एम्पायर की भी हार होती है, 3 पार्टी एक साथ लड़ती है, शुजाउद्दौला अवध के नवाब, शाह आलम मुगल एम्पायर एंड मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब होते हैं, और फिर जो भाग के आते हैं इनके शरण में, अवध की शरण में। तो वो सब एक साथ लड़ते हैं और उनको जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है तो एक बहुत ही सेंसेशनल एक डिफीट मिल जाती है मुगल एम्पायर को। पहली बार मुगल एम्पायर किसी यूरोपियन पावर से हारे थे। और इससे क्या होता है कि दीवानी राइट्स उनको देने पड़ते हैं शाह आलम को मजबूरन, दीवानी राइट्स यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने की राइट। और वो भी बंगाल उड़ीसा की जो सबसे प्रॉस्पेरस स्टेट था, प्रॉस्पेरस प्रोविंस थी, ट्रेड हब माना जाता था उस टाइम का, उसकी दीवानी राइट्स मिल जाती है यूरोपियन पावर्स को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, सॉरी। तो और उसके बाद शाह आलम को दिल्ली तब भी नहीं जाने दिया जाता है। और शाह आलम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स बोलते हैं कि आप यहाँ इलाहाबाद में डिसाइड करें, हमारी कस्टडी में रहें, हमारे लिए आप नज़रबंद हैं। तो 6-7 साल तक वो बंदा वहाँ 1761 से लेके 6-7 साल तक, सॉरी 1764 में लड़ाई हुई तो 6-7 साल तक, 1771 तक वो एज ए कस्टोडियन ऑफ ब्रिटिशर्स रहता है इलाहाबाद फोर्ट में। और फिर महादजी सिंधिया जो कि मराठा सरदार होते हैं वो आते हैं और उसको भगा के ले जाते हैं, शाह आलम को फिर से डिथ्रोन करते हैं, फिर से उसको गद्दी पे बिठाते हैं मुगल एम्पायर की। लेकिन ये सिलसिला कुछ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। फिर
1772 में वो एम्पायर बनता है, लेकिन फिर जब एंग्लो मराठा वॉर शुरू होता है और जब 1803 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दौलत राव सिंधिया को हरा देती है और दिल्ली को कैप्चर कर लेती है, उसके बाद क्या होता है कि फिर जो मुगल एम्पायर था, अब वो तो तब तक आप देखेंगे, मैंने पीछे पढ़ाई भी है कि तब तक उनको ब्लाइंड कर दिया गया था। शाह आलम को ब्लाइंड कर देता है ग़ुलाम कादिर, उनको अंधा बना देता है, तो वो अंधे एम्पायर के रूप में वहाँ राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो अब उनके पास कोई चारा था ही नहीं, वो तो अब बड़े बैल कर ही नहीं सकते ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि मराठास जो उनके ऑफिशियल डिफेंडर थे उनको ही हार मिल गई है, तो अब वो क्या करें। तो वो एज ए पेंशनर ऑफ ब्रिटिश रहने को मान जाते हैं, यानी कि जो मुगल एम्पायर थे वो अब ब्रिटिशर्स के पेंशनर हो गए और ब्रिटिश की ऑफिशियल प्रोटेक्शन को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स की, स्पेशली यहाँ ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं आया इंडियन पॉलिटिक्स में, जो भी चला रही है अभी तक 1857 की क्रांति से पहले तक जो भी मोस्टली शासन चल रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही थी, और उसके बाद क्राउन टेक ओवर कर लेती है इसको। सो 1803 के बाद ये एम्पायर जो थे वो पेंशनर बन जाते हैं, और उसके बाद शाह आलम के जितने भी 2 सक्सेसर हुए, अकबर शाह और ये बहादुर शाह जफर, तो वो सब एज अ पेंशनर ऑफ ब्रिटिशर्स ही रहे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही रहे, और वो सब ऑफिशियल प्रोटेक्शन के अंदर थे ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ये जो मुगल एम्पायर का टर्म है वो तो लास्ट में एबॉलिश कर ही दिया गया 1857 की क्रांति के बाद, जब बहादुर शाह जफर जो कि तत्कालीन मुगल एम्पायर थे उनका जब इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है 1857 की क्रांति में, क्योंकि उनको तो लीडर बनाया गया था इस पूरी क्रांति का। तो जब उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो उनको एग्जाइल में भेज दिया जाता वर्मा, और उसके बाद ये टर्म ही ख़त्म कर दिया जाता है। मुगल एम्पायर की जो कॉफिन थी उसको दफना दी जाती है, मुगल एम्पायर का जो ताबूत था उसको दफना दिया जाता है, और हमेशा के लिए मुगल एम्पायर का जो टर्म था उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। और जो सुप्रीम अथॉरिटी उसके बाद टेक ओवर करती है इंडिया को, वो ब्रिटिश क्राउन होती है, यानी कि इंडिया तब ब्रिटिश सीधे डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन हो जाता है, डायरेक्ट इन द सब्जुगेशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन आ जाता है। सो आपने इस लेसन में देखा कि एक्सटर्नल काउजेज़ क्या क्या थे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे। सो होप you have enjoyed the lesson, and if you have enjoyed, then do subscribe Blade Learner and press the bell icon for latest update, and you can follow me on the Instagram too, the link is in the description below. And if you have enjoyed the video, then don't forget to like and share the video.